हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग सुन रहे हैं बी लव ऑंशियन हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड, यू आर माई एवरीथिंग का पार्ट 10 चालू करते हैं। ये इस एफ का लास्ट पार्ट है। इसके बाद सिर्फ एक पार्ट आएगा जो होगा स्पेशल पार्ट, फिर इस एफ का हैप्पी एंडिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये चाइनीज़ BL सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे जाकर आप सबके लिए ऐसे ही और बहुत सारी स्टोरियाँ ला सकूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए BL लव ऑंशियन हिंदी। तो चलिए, यू आर एवरीथिंग का पार्ट 10 चालू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम सब लोगों ने देख ही लिया था कैसे उन सब के परिवार अपने अपने बातों में एक दूसरे की कैसे शादी करवाएंगे, ऐसे करके ही बात कर रहे थे। लैन जैन जो एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था विंग को डराने के लिए, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और जब भी ऐसे बोलता था कि बाहुवे बस वेट करो, सिर्फ एक हफ्ता, फिर मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊंगा। मेरे अंदर का डेविल अब जाग चुका है, और अब ये तुम्हें पूरी तरीके से ना खाकर नहीं छोड़ेगा। लैनजन के डैड उन्होंने बता दिया कि जब तक विंग और वांग जी की शादी नहीं होता तब तक वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते। वांग जी जो पूरी तरीके से अब दुख में घिर गया, क्या एक हफ्ता वो अपने भाव से मिल नहीं पाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये एकदम से सही बात नहीं है। वो अपने ब्रदर के पास कंप्लेन करने लगा, देखा ब्रदर, डैड कितने बुरे हैं, वो मुझे एक हफ्ते के लिए इनके साथ मिलने नहीं दे रहा। अब उसके ब्रदर ने बोला, ओह तो मेरे भाई को बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ब्रदर बुरा है, उन्होंने कहा एक हफ्ता, तो ठीक है, एक महीना अच्छा रहेगा ना? बोला, भैया आप ये क्या बात कर रहे हैं? बोला, हाँ सही बात है, तुम जितना तड़पोगे मिलने में भी तो मज़ा उतना आएगा। अब वांग जी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, फिर हंसते हंसते वो रोने लगा। बोला, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता। बोला, ये तो मेरे खुशी के आंसू है। पता है, मैं जितना ज़्यादा डैड से प्यार करता हूँ उससे भी ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ मेरे ब्रदर नहीं हैं, मेरे डैड है। मॉम से डैड से भी ज़्यादा अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो आप है, जिन्होंने मुझे बचपन से समझा। आपने सारी मुसीबत आपके ऊपर ले लिया। डैड ने अपनी जिद सब आपके ऊपर ठोका, पर आपने कभी मेरे ऊपर कुछ भी नहीं ठोका। आपने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया। डैड ने जो पनिशमेंट दिया, जो कुछ भी कहा, सब कुछ आपने सहन कर लिया। आप मेरे ब्रदर नहीं हो, आप तो मेरे डैड हो, है ना? अब सीचन जो इमोशनल हो गया और वांग जी को हक करके बोला, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। मुझे तुम्हें पकड़ के ऐसी फीलिंग आती है कि तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे डैड हो। और अगर तुम एक लड़की होते ना तो तुझे विदाई कर देता इस घर से। एक नंबर का कमीना कहीं का, हर टाइम बदमाशी सोचता है। बोला, भैया आप भी ना, कैसा एकदम अच्छे से बात हो रहा था, उसके अंदर आपने घोटाला कर दिया। बोला, घोटाला नहीं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं तेरी हर बात जानता हूँ, तेरे मन में जो चलता है, तेरी आंखें देखकर मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ। मैं मेरे ऊपर डैड जो भी फैसला ले, मैं कभी भी डैड के ऊपर कुछ नहीं बोलता। पर तू मेरे आंखों का सितारा है। तेरे ऊपर अगर डैड ने उंगली उठाया तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं डैड के ऊपर भी तब चिल्ला सकता हूँ। डैड को जितना पनिशमेंट देना है, जो कुछ करना है और मुझे दे, मैं सहन करूँगा। पर मेरे छोटे भाई के ऊपर मैं एक आँच भी नहीं आने दूंगा, खर्च भी नहीं आने दूंगा। ऐसे में वहाँ पर मैडम लेन आ गया। बोला, वैसे दोनों भाई क्या बात कर रहे हैं, क्या मैंने गलत टाइम पे आ गया? बोला, नहीं मॉम, आप गलत टाइम पर क्यों आएंगे, आप तो सही टाइम पर आए हो। देखिए ना, भैया से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था,
वो बचपन की याद दिला दे रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कहा। ये तुम्हारे बड़े भाई इतना स्ट्रांग, पर अंदर से ना ये पूरी तरीके से टूटा हुआ है। इसको भी अब जोड़ने का किसी को चाहिए। तो मैडम लैन ने सिचनगा को कहा, क्या डैड ने जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी फिक्स किया है तुम उसी के साथ करना चाहते हो? सिचन ने बोला, हाँ मॉम, मैं करना चाहता हूँ, पर पहले मैं उसे समझना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, फिर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे में मैडम लैन ने बोला, तुम हर दिक से अच्छे हो, पर एक दिक में तुम कच्चे ही रह गए। तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड दोनों ने लव मैरिज किया, तुम्हारे छोटू भाई ने लव मैरिज किया, और तुम हो कि तुम्हें अरेंज मैरिज करवाना पड़ रहा है। मेरी तो किस्मत ही बुरी है। कभी कभी मुझे लगता है मेरा शायद एक ही बेटा है जो वांग जी है। तुम्हें तो शायद मैं किसी मेले में गई थी, वहाँ पर से उठा कर लाई थी। बोला, मॉम आप ये क्या बात कर रही है? बोला, अरे मजाक कर रहा था। वैसे वांग जी, पता है ना पनिशमेंट के बारे में? पूरे एक हफ्ता तुम तुम्हारे बावे से नहीं मिल सकते। ये बात अपने दिमाग में घुसा लेना, ठीक है? बोला, मॉम आप भी? बोला, हाँ हाँ, अरे सबके सामने बोल रहा हूँ। तुम्हारे डैड तो रूल्स में बहुत स्टिक है। वैसे तुम्हारी शादी मान गया, इसी में ही खुश रहो। अगर शादी को नहीं मानता ना, फिर क्या करना पड़ता? बोले, फिर क्या करता? आपको भैया को लेकर और विंग को किडनैप कर कर लेकर कहीं दूर में भाग जाता। फिर डैड ढूंढते रहते। बोला, बस बहुत हुआ, आप सोने जाओ दोनों, रात 12 बज गए हैं और कितनी देर तक जागे रहोगे? अब वांग जी ने बोला, ओके मॉम, ठीक है, तो फिर सोने जाते हैं। अब ऐसे ही करते करते पूरा एक हफ्ता बीत गया है। अब लैनजन रोइंग की शादी होने वाली है, पर लैनजन ने अपने डैड से पूरी तरीके से कह दिया वो कोई बड़ी शादी नहीं चाहता, एकदम छोटा करके शादी हो। शादी पूरे चाइनीज़ ट्रेडिशनल के साथ हो, वो इसे कोई फॉलो करना चाहता है। ठीक उसी बात को ध्यान रखते हुए लैनजन ने रेड कलर का हनफू पहना। ओइंग ने भी उसी तरह का रेड कलर का हनफू पहना। दोनों चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस में आए। अब दोनों जैसे ही आए, फिर से दोनों ने लॉर्ड बुद्धा के सामने बो किया, ठीक उसी तरीके से जैसे 4 साल पहले दोनों ने किया था। फिर दोनों ने अर्थ और हेवन को भी बो किया, फिर अपने सारे पूर्वजों कर बो किया, फिर एक दूसरे को बो करके फिर दोनों से ये प्रॉमिस किया कि वो दोनों के लिए पूरी तरीके से लॉयल रहेंगे। अब प्रेस्ट ने जब ओंग जी से पूछा क्या वो विंग को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं, जिस पर ओंग जी ने आंसर दिया यस। और विंग को भी जब ऐसा सवाल पूछा गया, विंग ने भी कहा। फिर ओंग जी और विंग दोनों ही दोनों को एक हल्का सॉफ्ट सा किस करके इस शादी को लॉक किया। अब उनका वेडिंग नाइट था। उनका घर बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया। विंग, जो अभी लैन मेंशन जाना नहीं चाहता था, पर मिस्टर लैन ने कहा वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहे, फिर वो अपने घर जाकर पढ़ाई को चालू कर सकता है, जिस पर विंग ने ना नहीं कहा। आज विंग अब पहली बार फर्स्ट टाइम लैन मेंशन के सामने आया। ये मेंशन बहुत बड़ा है, बहुत ही सुंदर दिखता है, पर जिसके लिए वो इस मेंशन आया है, अभी वो पर्सन उसके पास कार पर बैठा हुआ है। बहुत ही शेमलेस और परफेक्ट तरीके से वो इनको देख रहा है। अब वो इनको इतना शर्म आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, कह रहा था आंखों में क्या चला गया है, तब से मेरी ओर देखे रहे हो, ऐसे हो कभी देखा नहीं मुझे? बोला, ओहो, देखा नहीं मतलब? तुम्हें तो पूरी ज़िंदगी ऐसे देखने का मन कर रहा है। अभी भावे मेरा मन क्या कर रहा है तुम्हें पता है? तुम्हारी गालों पे इस वक्त बहुत ज़ोर से बाइट करूं और वहाँ से खून निकलने लग जाए। बोला, आप भी ना क्या बात कर रहे हैं? बोला, हाँ, अब तो तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत तड़पाए हो मुझे, बहुत तंग किया हो तुमने मुझे, अब तुम्हें से इसका बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तुमने जो किया है मेरे साथ। मतलब मैंने क्या किया आपके साथ? आप हो बुरे, आप हो बदमाश, और आप मुझे दो रहे हो हैं? आप बहुत बुरे हो, जाइए, मैं अभी आपसे डिवोर्स ले लूँगा। जैसे ही विंग ने ये बात कहा,
ओंग जी ने तुरंत उइंग को पकड़ लिया। बोला क्या? बोला डिवोर्स, शादी नहीं हो सका और तुम्हें अभी भी डिवोर्स चाहिए? अगर डिवोर्स की बात किया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। बोला क्या करोगे आप मुझे मारोगे? बोला हाँ, तुम्हें मारूंगा, बहुत मार मारूंगा, फिर मार के खुद भी जेल जाऊंगा, साथ में तुम्हें भी पकड़ के ले जाऊंगा, देखना। बोला आप एक नंबर के कमीने हो, कमीने रहोगे। बोला हाँ, तो मुझे कौन सा शरीफ इंसान बनना है तुम्हारे पास, मुझे कमीना ही बनना है। अभी चलो बेड पर, फिर तुम्हें दिखाता हूँ किस नंबर का कमीना हूँ मैं। अब ऐसे में वांग जी ने तुरंत उइंग को अपनी गोदी पर बिठा लिया। चाइनीज ट्रेडिशनल रीति के रिवाज से पहले 7 कदम चलने पड़ते हैं। पर वांग जी ने कहा 7 कदम क्या, तुम्हारे लिए तो पूरे 700 कदम है। तुरंत ऐसे उइंग को अपनी गोदी में लेकर फिर बेडरूम के अंदर आया, बेडरूम के दरवाजे को लॉक कर दिया और फिर उइंग को बिठाया, बिठाकर उइंग के सामने बैठा और बोला बाओवे। उइंग ने भी अपना सिर उठाया। ओंग जी की आंखों में इस वक्त बहुत आंसू थे। क्या ये पर्सन रो रहा है? अभी तक तो ये पर्सन डरा रहा था, इस एक हफ्ते में इस पर्सन ने उसको इतना डरा रखा है, तो अभी ये पर्सन रो क्यों रहा है? बोला क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? बोला तुम्हें पता है, एक हफ्ते पहले जब डैड ने मेरी और सूजी की शादी तय किया था, मैं उस दिन रात को कितना रोया था कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आए तो मैं जी कर क्या करूँगा, मैं खुद को मार दूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। मैं ऐसी बात सोच रहा था, शायद गॉड ने मेरी बात सुन लिया। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, रोज़ उस बुद्धिस्ट टेम्पल पे जाता था, रोज़ लॉर्ड बुद्धा के सामने पे करता था कि प्लीज़ बुद्धा मुझे एक सेकंड चांस दे दीजिए प्लीज़, मैं कभी भी जाकर इनको हट नहीं करूँगा। और देखा आज तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें आज बहुत बात कहना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनोगे? उन्होंने बोला हाँ, अब क्या हर बात सुनूंगा, सुनाइए मुझे। बोला तुम्हें पता है, बचपन से मैं एक आभारी जैसा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई बहुत रूल्स को मानते हैं, मेरे डैड हमेशा उनके ऊपर रूल्स ठोकते गए, पर वो मेरे फादर जैसे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे सबसे बचाया। मैं ऐसे ही पूरी तरीके से आभारी से था। अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमना फिरना मौज करना, ऐसा कोई भी काम नहीं था जो मैंने नहीं किया, जिससे ये मेरा काम बन गया था और मैं यही करना ज़्यादा पसंद करता था और यही करते गए हमें। ऐसे में जिस कॉलेज में भी मैं जाता था, उस कॉलेज में ही थे मैं थोड़ा बहुत बदमाशी करता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। और फिर मुझे पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारे कॉलेज में भर्ती होना पड़ा। सच में मेरी ज़िंदगी का शायद मैंने पिछले जन्म में कोई तो एक अच्छा काम किया था जिसकी वजह से लॉर्ड बुद्धा मेरे ऊपर खुश हो गए और मुझे उस कॉलेज में भेजा। और फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी एकदम से बिखरी हुई ज़िंदगी को तुमने सही किया। बचपन से मुझे इतना डिसिप्लिन पसंद नहीं और तुम मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे पूरा डिसिप्लिन सिखा दिया, मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे जीना सिखाया। पर हाँ, तुमने गलत भी बहुत काम किया है। तुमने मेरी बिना मर्जी से मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, ये तुमने सही नहीं किया। मैंने कितनी बार सोचा था जिससे मेरी शादी होगा, मेरा वेडिंग नाइट होगा, उस दिन मैं उसको किस करूँगा, पर तुमने मेरा किस चुरा लिया। अब उइंग जो बहुत गुस्से में आ गया, तुरंत उसने लैंजन के गले को पकड़ लिया। बोला क्या बोला, आप मुझे छोड़कर किसी और को शादी करने वाले हो? आपकी इतनी हिम्मत? बोला अरे अरे, लग रहा है बाबू। बोला हाँ लग रहा है तो लगने दो, मैं थोड़ी आपको प्यार के लिए पकड़ रहा हूँ, अगर आपने ऐसी बात दूसरी बार कहा। बोला अरे मजाक कर रहा था, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में है क्या? तुम्हें पता है, जब तुम्हें पहली बार देखा था उसी टाइम तुम्हारे प्यार में मैं पूरी तरीके से गिर गया था, पर मेरा जो ईगो था वो ये बात मानने को राज़ी नहीं हो रहा था। पर मेरा दिल वो हमेशा एक ही बात कहता था कि तुम विंग से प्यार करते हो और तुम्हें मैंने सिर्फ विंग से प्यार करने की इजाज़त दिया है। अगर तुमने विंग को एक्सेप्ट किया तो सही है, और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं किसी और को तुम्हें एक्सेप्ट करने की इजाज़त नहीं दूंगा। सच में ऐसा ही हुआ।
तुम्हारे साथ बिताए वो हर पल मैं तुम्हें पूरी तरीके से कह सकता हूँ, एक भी पल झूठ नहीं था। मेरा प्यार थोड़ा सा भी झूठ नहीं था। मेरा प्यार पूरी तरीके से तुम्हारे लिए सच्चा था और आज भी है। मैंने गॉड से बहुत पे किया और आग जाकर मेरी गॉड ने मेरी बात मान लिया। तो मेरे आंखों में तो आंसू ही होंगे। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरे सब कुछ हो, मेरा प्यार हो। मेरे डैड ने अगर मुझे मान लिया, मेरे मॉम ने, तो अब मैं इस समाज को नहीं डरता, किसी पर्सन से मैं नहीं डरता। कोई कुछ भी कहे, हाँ मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़का होकर एक लड़के को प्यार करता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं किया है और ये मेरा आँखों का कोई नशा नहीं है जो नशा उतर जाएगा, जिस नशा मुझे पसंद नहीं आएगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मेरी ज़िंदगी बने रहोगे। ऐसे में लैंजन ने अब वो इनके होठों के साथ अपने होठों को कनेक्ट किया और एक हल्का हल्का किस करने लगा और बोला, बाउए अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी तो हो ना, क्योंकि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है, जिस पनिशमेंट पे तुम और मैं हो। विंग ने बोला, हाँ आप प्लीज़ मुझे पनिश करिए, मैं पनिशमेंट चाहता हूँ। कितने दिन हो गए आपने मुझे टच नहीं किया, मुझे आपका प्यार चाहिए, प्लीज़ मुझसे प्यार करिए, मैं आपका प्यार चाहता हूँ। वांग जी, उसने विंग के हनफों पर हाथ लगाया, फिर उसके हनफों को खोल लिया। विंग आज उसके सामने पूरी तरीके से नेकेड है। करीब 4 साल पहले उसने एक रात को विंग को ऐसा देखा था और आज फिर से ऐसा देख रहा था। विंग ने भी वांग जी के कपड़े को निकाल लिया और दोनों के सामने अब पूरी तरीके से नेकेड है। वांग जी बहुत ही लस भरी आंखों से विंग को देख रहा है और विंग चाहता है कि वांग जी उसको इस नज़र से देखे, क्योंकि इस इंसान को ही सिर्फ हक है इस नज़र से विंग को देखने का। उसके अलावा और किसी को भी हक नहीं है। विंग ने ये हक किसी और को दिया भी नहीं है। इस हक का हक सिर्फ एक ही इंसान को है और वो है वांग जी। वांग जी ने तुरंत विंग को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया। विंग के नेक पर अब हल्के हल्के लब बाइट करने लगा, हल्के हल्के किस करने लगा। विंग जो अब खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से अब सॉफ्ट सॉफ्ट सी आवाज़ निकलने लगा, सेक्सी सेक्सी आवाज़ करने लगा। लैंजन पूरी तरीके से विंग के इस प्यार में अब खो जाना चाहता है। विंग अपने मुंह से हल्के हल्के आवाज़ कर रहा है और कह रहा है, प्लीज़ हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करिए, मुझसे बहुत प्यार करिए। मैं आज आपकी इस प्यार में खो जाना चाहता हूँ। मुझे इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए, प्लीज़ हस्बैंड प्लीज़। अब वांग जी कह रहा है, हाँ आज मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पर हल्के हल्के किस कर रहा है और फिर हल्के हल्के बाइट कर रहा है और विंग उसी में ही मौन कर रहा है और उस मौन में सेक्सी सेक्सी आवाज़ कर रहा है। विंग ने खुद को बेड के ऊपर लिटा लिया और लिटाकर अपने दोनों हाथों से ब्लैंकेट को पकड़ लिया बहुत ही ज़ोर से और वांग जी अब विंग के चेस्ट के ऊपर आ गया। चेस्ट के ऊपर पहले अपने जीभ से चाटने लगा, फिर विंग के निप्पल को अपने मुंह में लेकर शक करने लगा। उसने एक हाथ से विंग के एक चेस्ट को पकड़ा और उस चेस्ट को दबाने लगा और दूसरे मुंह से विंग के चेस्ट के ऊपर अपना मुंह रखकर वहाँ पर शक करने लगा। विंग अभी इतना अच्छा फील कर रहा था, इतना अच्छा फील कर रहा था, वो जैसे पूरी तरीके से लैंजन के इस प्यार में खो जाना चाहता है। अब लैंजन ऐसे ही करते करते विंग के दोनों चेस्ट को शक करने लगा, लिक करने लगा। फिर लैंजन ने विंग के दोनों पैर को विंग के कंधे के ऊपर रखा और फिर विंग के प्राइवेट पार्ट के नीचे के वहाँ पर। फिर लैंजन ने अपनी पहले एक उंगली घुसाया, फिर दूसरी उंगली घुसाया, फिर तीसरी उंगली घुसाकर थोड़ी देर रखा, फिर अपनी उंगली को बाहर निकाला। फिर वांग जी ने वहाँ पर अपनी सलाइवा को फेंका, फिर अपनी जीभ से वहाँ पर चाटने लगा, फिर अपनी मुंह को देकर वहाँ पर शक करने लगा, लिक करने लगा। अब विंग जो पूरी तरीके से लैंजन के इस प्यार में खो गया, अपने मुंह से आवाज़ करने लगा। फिर लैंजन ने बोला, बाउवे अब तुम रेडी हो ना, अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करने वाला हूँ।
ओइंग ने अपना सिर हिलाया, बोला हाँ यस आई एम रेडी, प्लीज़ प्लीज़ लव मी। लैंजन ने फिर अपने प्राइवेट पार्ट को रब करने लगा, जो अब बहुत ही बड़ी तरीके से फूल गया था और अभी वो कुछ और की डिमांड कर रहा था। फिर लैंजन ने बहुत धीरे धीरे ओइंग के अंदर इंसर्ट किया। करीब 4 साल लैंजन और ओइंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। जैसे ही लैंजन ने खुद को ओइंग के अंदर डाला, ओइंग के मुंह से बहुत ही जोर से चीख उठा। उसको इतना पेन हो रहा था क्योंकि इतने दिन तक दोनों ने दोनों के साथ कुछ नहीं किया। अब ओइंग की आंखों से आंसू निकाल रहा था, कह रहा था प्लीज़ आप स्टॉप कर जाइए, मुझे पेन हो रहा था। लैंजन ने ओइंग की ओर देखा और बोला, क्या तुम मेरे लिए इतना सहन नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे लिए इतना सा दर्द सहन नहीं कर सकते? ओइंग फिर उसने अपना सिर को नोट किया, बोला हाँ मैं आपके लिए दर्द सहन कर सकता हूँ। लैंजन पहले खुद को धीरे धीरे मूव करने लगा। धीरे धीरे मूव करते करते फिर उसका मूव फास्ट होने लगा। लैंजन ने फिर ओइंग को उठा के अपने गोदी के ऊपर बिठा लिया और खुद को ओइंग के साथ कनेक्ट करके फिर ओइंग के साथ इंटीमेट होने लगा। ओइंग भी अब अपने मुंह से हल्की हल्की आवाज़ करने लग गया। लैंजन के पीठों के ऊपर अपने हाथों से हाथ बुलाने लग गया और लैंजन को बहुत ही ज़ोरों से हक कर लिया। ऐसे में लैंजन अब जैसे अपने प्यार को पूरी तरीके से ओइंग के अंदर फील करवाना चाहता है कि वो ओइंग को कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। इस पूरी प्यार को वो समझना चाहता है और जिस प्यार में अभी इस वक्त ओइंग गुम था। लैंजन ऐसे ही 5-10 मिनट ओइंग के साथ कर रहा है और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अब ऐसे ही करते करते लैंजन सेटिस्फाई होने के टाइम पे आ गया। वो जैसे ही ओइंग के अंदर पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया, उसने पूरी तरीके से खुद को ओइंग के अंदर रिलीज़ किया, पर वो ओइंग से डिसकनेक्ट नहीं हुआ, ओइंग के अंदर ही ऐसे में ही है। और 1-2 मिनट ओइंग को बहुत ही ज़ोर से हक कर लिया और ओइंग के कानों में कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मेरा वो प्यार फील करवाना चाहता हूँ जो फील करने का हक किसी को नहीं है। लैंजन फिर से ओइंग को किस करने लगा। उसका किस इस बार बहुत ही गंदा था और बहुत ही बुरी तरीके से था। लैंजन ने पहले ओइंग के गाल के ऊपर थूक दिया, फिर थूक कर उसके जीभ से लैंजन ओइंग के गाल को चाटने लगा। फिर लैंजन ने ओइंग के ठोंठ के ऊपर अपने सलाइवा फेंका। सलाइवा फेंक कर फिर वो पर अपनी टंग से चाटने लगा। ओइंग के गालों के अंदर खुद के गालों को इंसेक्ट करके फिर ओइंग के अंदर खुद की सलाइवा को डाल दिया और फिर बहुत ही गंदी तरीके से ओइंग को शक कर रहा था, लिक कर रहा था। और ओइंग जैसे लैंजन के इस प्यार में पूरी तरीके से खो गया, वो भी शक कर रहा था, उसको लिक कर रहा था। ऐसे में लैंजन खुद को दोबारा से रेडी करने लगा। अब लैंजन नीचे लेट गया और ओइंग को अपने ऊपर बिठाया और ओइंग को बोला, इस बार तुम मूव करो। ओइंग उसी तरीके से लैंजन की बात मानने लगा। पहले खुद एक बार लैंजन के ऊपर उठ रहा था, बैठ रहा था, ऐसे ही बार बार वो खुद को मूव करने लगा और लैंजन अपनी आंखों को बंद कर कर इस चीज़ को फील करने लगा। ऐसे में लैंजन ओइंग को बोल उठा, मेरा पनिशमेंट तुम्हें कैसा लग रहा है? ओइंग ने बोला, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे में लैंजन ने तुरंत ओइंग को अपने ऊपर से उठा लिया और बोला, बस चलो हो गया, इतना ही, और नहीं करना मुझे। ओइंग जो अभी इस प्यार को और फील करने चाह रहा था, ओइंग ने बोला, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ करिए, मुझे अभी करना है, प्लीज़ ऐसा मत करिए। लैंजन ने बोला, नहीं मुझे अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, तुमने मुझे ये 1 हफ्ता बहुत तड़पाया है, अब मैं भी तुम्हारे साथ 1 हफ्ता कुछ भी नहीं करूँगा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, और यही होगा तुम्हारा सबसे बड़ा पनिशमेंट। जैसे मैं तुम्हें कॉलेज में किस करता था, मैं उस वक्त तुम्हें और भी चाहता था, पर तुम मुझे छोड़ के चले जाते थे, और अब यही होगा तुम्हारी पनिशमेंट। मैं भी ऐसे आधा करूँगा और फिर तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा।
तब तुम्हें पता चलेगा पनिशमेंट किसे कहते हैं। ओइंग ने बोला प्लीज़ प्लीज़, अब जो बोलोगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपकी हर काम कर दूंगा, पर प्लीज़ अभी ऐसा मत करिए, प्लीज़ मुझे प्यार करिए, मुझे अभी आपका प्यार चाहिए, मैं आपके प्यार के बिना नहीं सकता। वांग जी ने बोला बिल्कुल नहीं। ओइंग ने बोला ओ, इसका मतलब आपके इस छोटी से लाइन में दम नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है ना, इसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है। लैंजन ने बोला ओइंग, अपनी ज़बान को लगाम दो, तुम किसके ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हें पता है ये मेरी ज़िंदगी है और इसके ऊपर तुमने उंगली उठाया। बोला हाँ, उंगली तो उठाऊंगा क्योंकि इस बेचारे को तो कुछ करना नहीं आता, अगर करना आता तो आपके सामने इतना सुंदर एक लड़का खड़ा हुआ है, कोई भी देखकर कंट्रोल खो देगा, और आप तो मेरे साथ कुछ कर ही नहीं रहे हो। शायद आपके इस छोटे से लाइन में दम नहीं है। ओहो, जाइए जाइए घर जाइए, इसको कुछ खाने को दीजिए, खुद भी कुछ खाइए, कोई गोली खाइए, मेडिसिन खाइए, तब तो आपके अंदर पावर आएगा, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लैंजन ने तुरंत विंग को पकड़ लिया और बोला क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें सेटिस्फाइज नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे इस लिटिल लायन में कोई दम नहीं है, कोई पावर नहीं है। अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरे इस लिटिल लायन में क्या पावर है और क्या नहीं है। विंग ने हल्का सा मुस्कान लिया और बोला अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब आपके ऊपर मैं शक कर सकता हूँ, अभी आप इतना कर रहा था। बोला नहीं, कोई माफ़ी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुमने मेरे इस लिटिल लायन के ऊपर हाथ उठाया है, तुम अगर मेरे ऊपर हाथ उठाते, मेरे ऊपर अपनी उंगली उठाते, मैं फिर भी मान लेता, पर तुमने इसके ऊपर शक करके सही नहीं किया, अब तो तुम्हें प्रूफ करना ही पड़ेगा। तुरंत लैंजन के मुंह पर एक डेविल स्माइल था। ओइंग को फिर से बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगा और ओइंग ओइंग भी इस किस का रिस्पॉन्स करने लग गया था। आखिरकार ओइंग का प्लान सक्सेसफुल हो गया। लैंजन उसके जाल में फंसी गया, वो करेगा नहीं, मतलब उसको पता था किस जगह पर उंगली उठाना है, और काम भी कर गया। अब लैंजन ने बोला अब मैं तुम्हें प्रूफ करके ही दिखाऊंगा मेरे अंदर क्या पावर है क्या नहीं है। विंग ने भी बोला ये बात बात कितना बोलेंगे, पहले खुद को प्रूफ करिए। अब लैंजन विंग को खुद के गोदी के ऊपर बिठा लिया, खुद को विंग के साथ कनेक्ट करके बहुत ही ज़ोर से खुद को मूव करने लगा। विंग ने लैंजन को पकड़ लिया और बोला और फास्ट प्लीज़ खुद को फास्ट करिए, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। पर लैंजन अब जैसे ही खुद को फास्ट करने लगा, इस बार विंग को दर्द होने लगा। विंग बोला प्लीज़ स्टॉप, आराम से करिए, मैं आपको सहन नहीं कर पा रहा प्लीज़। पर लैंजन ने बोला आप तो नहीं होगा, तुमने बहुत उंगली उठाया मेरे ऊपर इतना शक किया, अब तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। अब ऐसे ही करके लैंजन खुद को बहुत ही बुरी तरीके से मूव करने लगा, पर विंग उसको पेन भी हो रहा था, उसको अच्छा भी लग रहा था क्योंकि उसने इस प्यार को बहुत ही मिस किया है। लैंजन ऐसे ही 10-15 मिनट विंग के साथ करके वो फिर से दोबारा विंग के अंदर रिलीज़ हो जाता है। विंग ने लैंजन को बहुत ही ज़ोर से हक करके रखा था और लैंजन भी विंग को बहुत ज़ोर से हक करके रखा था। फिर विंग अभी बहुत थक गया है, लैंजन अब बेड के ऊपर लेटा हुआ है और विंग भी लैंजन के चेस्ट के ऊपर अपना सिर रख के लैंजन को बहुत ही ज़ोर से हक कर लिया और हक करके वो भी सो गया क्योंकि उसने भी बहुत दिनों तक ये गर्माहट मिस किया है, ये वार्म मिस किया है, उसने लैंजा को मिस किया है, जो लैंजा उसकी ज़िंदगी उसके बिना। और आखिरकार उसकी और लैंजा की शादी हो गई। अब उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, लैंजन ने भी विंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जकड़ के बोला अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, तुम और मैं आज से एक हुए। अब विंग जो बात नहीं करना चाह रहा था वो बोल रहा था मुझे बहुत नींद आ रहा है, आज ने तो आप पूरी रात मुझे मेरी बैंड बजा दिया, मैं तो अब हिल भी नहीं पाऊँगा, कल मैं सबको क्या बताऊँगा कि मेरे हस्बैंड इतने बुरे हैं, मैं कॉलेज में कैसे जाऊँगा, सबको कैसे बताऊँगा कि आपने मेरा ये हाल कर दिया। लैंजन भी अब हंसे ही मुस्कुरा रहा था
अब ऐसे ही करते करते ये रात दोनों की बीत गई। अब जैसे ही सुबह हुआ, रोशनी की सबसे पहली किरण लैंजन के मुंह पे ऊपर उठा और लैंजन विंग को देखने लगा। अभी विंग, जो पूरी तरीके से एक बच्चे जैसा लग रहा था, एकदम पूरी तरीके से एक बच्चा जो उसके ऊपर लेटा हुआ था, बहुत मासूम, बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारा लग रहा था। लैंजन जो इनको देखकर मुस्कुराने लगा और बोलने लगा, फाइनली तुम और मैं एक हो गए और अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट था। इसके बाद इसका सिर्फ और एक पार्ट है, जो होगा इसका स्पेशल पार्ट, जो बहुत ही पूरी तरीके से रोमांटिक और एडल्ट था। और ये भी एडल्ट ही होने वाला है, जैसे कि आपने आप सुन लिया है। तो इसका जो स्टोरी है वो तो ख़त्म होने ही वाला है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे जाकर आप सबके लिए ऐसी स्टोरियाँ ला सकूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो मुझे मेरा चैनल बंद करना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे जाकर मैं ऐसे ही थाई, कोरियन और जापानीज स्टोरी लाऊंगा, जो आपको बहुत अच्छी लगेगा। अब कुछ ही दिनों में ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज, जो एक जापानीज BL सीरीज है, वो चालू होने वाला है। पर इस सीरीज को मुझे पहले सही से पढ़ना होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जापानीज़ को पहले इंग्लिश ट्रांसलेट करके फिर हिंदी ट्रांसलेट करना ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। और मैं स्टोरी को प्रॉपर तरीके से आपके साथ में प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। मैं इस पर कोई कट नहीं लगाना चाहता। बस हाँ, स्पेलिंग थोड़ी बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि एक स्पेलिंग में दूसरी स्पेलिंग आना नहीं चाहता। तो ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज के लिए आप लोग तैयार रहिए। जिनको भी ये ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज सुनना है वो मेरे साथ बने रहिए। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग सुन रहे हैं BL लव वंशियन हिंदी। अगर आपको ऐसे ही प्योर क्लासिकल BL लव स्टोरी सुनना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।